नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं finalpost.in। बिहार और यूपी को गरीब प्रदेश माना जाता है। क्यों? जब इसी देश के सारे प्रदेश हैं, कोई प्रदेश समृद्ध है, धनी है, और ये गरीबी का ठप्पा बिहार और यूपी पर ही क्यों लगा है? इसके पीछे क्या कारण है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि इस कहानी को हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि क्यों बिहार और यूपी आगे नहीं बढ़ सका। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखें। भारत के संपूर्ण समृद्धि की बात बिना यूपी और बिहार के समृद्धि के नहीं की जा सकती। उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसी दोनों राज्यों में लगभग 33 करोड़ जनता निवास करती है, मतलब इसकी आबादी 33 करोड़ है। अब ऐसे में इनको छोड़कर अगर चाहा जाए कि देश समृद्ध हो जाए तो ये असंभव जैसा चीज है। लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि जब देश एक साथ स्वतंत्र हुआ तो कोई देश कोई प्रदेश, कोई राज्य समृद्ध हो गया और बिहार और यूपी गरीब राज्य की श्रेणी में कैसे आ गया? तो इसके लिए हम आज इतिहास के उसी सीलन भरे पन्नों को पलटेंगे परत दर परत और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में अंग्रेज शासन करते थे और उस समय एक शब्द था जो जहर से भी ज़्यादा कड़वा और जानलेवा था, जिसका कहते थे लगान। जी हाँ, लगान वो था जो किसानों से वसूला जाता था। वो जो उत्पादन करते थे, जो फसल उगाते थे, उसके अगेंस्ट में, उसके लिए वो लगान वसूला जाता था। और देश क्या था? तो देश छोटे छोटे राजाओं में विभाजित था। अब इसमें से ये राजा अपने मन मुताबिक उनसे वसूला करते थे लगान। कुछ जो दयालु राजा थे वो स्थिति को देखते हुए, क्योंकि कभी प्राकृतिक आपदा आ गई, कभी सुखाड़ हो गया, कभी बाढ़ आ गई, तो फसल कम हुआ, तो उस अनुपात में लेते थे लगान, या कभी कभी माफ़ भी कर देते थे। लेकिन कुछ लालची जो राजा थे वो जबरन वसूला करते थे लगान, और इससे स्थिति खराब होती चली गई। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने आने के बाद व्यापार के नाम पे भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया और एक तरह से शासन करने लगे। उनके उस समय जो व्यापार करने आए थे उसमें एक उनके इनकम का बड़ा हिस्सा लगान से आता था। लेकिन वही था, लगान कभी कम आता था, कभी ज़्यादा आता था। अब उन लोगों ने एक फिक्स्ड इनकम के लिए 1793 में यूपी और बिहार में एक एक्ट लागू किया, जिसको कहते हैं प्लॉट सेटलमेंट एक्ट, जिसको पूरी तरह लागू किया गया इसलिए कि उसके बाद ये फिक्स हो गया, ये निश्चित कर दिया गया कि किसानों को अपने फसल के विरुद्ध इतना लगान देना होगा, मतलब लगान निश्चित कर दिया गया। अब इस एक्ट को और भी मजबूत बनाने के लिए इसका नाम दिया गया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। अब इसके बाद चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो या कोई भी परिस्थिति हो, किसानों की मजबूरी थी कि वो निश्चित लगान दें, और इसके चलते किसान की स्थिति खराब होती थी। अब लगान वसूलने के लिए अंग्रेजों ने एक नया फंडा निकाला। क्या? कि अब अंग्रेजों के लिए लगान की वसूली जमींदार किया करने लगे, जिनको जमींदारी दिया करते थे अंग्रेज। अब ये जमींदार जबरन वसूलते थे, और फसल नहीं हुआ और अगर किसान असमर्थ हो गया लगान देने में तो उसकी ज़मीन को ये हड़प लिया करते थे। अब इस स्थिति में स्वाभाविक था कि जो किसान थे वो मजदूर की श्रेणी में आते चले गए और स्थिति दिन ब दिन बहुत खराब होती चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पूरा देश एक साथ 1947 में आज़ाद हुआ तो बाकी के प्रदेश बेहतर हो गए और बिहार यूपी पीछे रह गए। आखिर क्यों?
मतलब कहीं इसमें गड़बड़ी थी? अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था वो पूरे देश में लागू नहीं था, केवल इन्हीं 2 प्रदेशों में इसको लागू किया गया था। और यही कारण है कि बाकी राज्यों के जो किसान थे इससे प्रभावित नहीं थे, क्योंकि उन्हें उत्पादन के अनुपात में देना पड़ता था लगान। लेकिन यहाँ क्या था कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत निश्चित लगान भुगतान करना पड़ता था, चाहे फसल हो तो या न हो तो। और इस चक्की में, इस लगान और ज़मींदारी के चक्की में यूपी बिहार के जो किसान थे वो लगभग 150 वर्षों तक पिसते रहे। किसानों को ज़मीन धीरे धीरे ज़मींदारों ने अपने कब्जे में ले लिया, किसान भूखमरी के कगार पर चले गए। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो इस ज़मींदारी प्रथा को हटाया गया, लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं हुआ। इस बाबत भारत के 2 नोबेल प्राइज विजेता लक्ष्मी अय्यर और अभिषेक बनर्जी ने अपने शोध में लिखा है कि बिहार और यूपी के जिन जिलों में जमींदारी प्रथा लागू थी, उन जिलों में 1970-80 के दशक के दौरान फसलों का उत्पादन बहुत कम होता था। केवल फसल का उत्पादन ही कम नहीं था, साक्षरता दर भी बहुत कम थी और बाल मृत्यु जरूरत से ज़्यादा थी। 1990 के दशक में अपराध का बोलबाला था, हत्या और अपहरण जैसे अपराध ने व्यवसाय का रूप ले लिया था। आज़ादी के बाद जमींदारी प्रथा तो हटा, तो जब हटा तो लोगों ने सोचा कि अब शायद बिहार और यूपी की स्थिति बदलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसका कारण यह था कि किसानों के ज़मीन को ज़मींदारों ने हड़प लिया था, और ये जो ज़मींदारी प्रथा हटा था वो केवल कागजों में हटा, व्यवहारिक रूप में नहीं हटा था। ज़मीन आज भी ज़मींदारों के हाथ में थे और ज़मींदार खुद खेती करते नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि ज़मीनों को पट्टे पर दे दिया। अब वही किसान जो उस ज़मीन के कभी मालिक हुआ करते थे, अपने खेतों में मजदूर के रूप में पट्टे पर फसल उगाने लगे। और कृषि में जो लागत होती है, जो उसमें खर्च होता है, वो उस खर्च को देने में असमर्थ थे और कर्ज लेकर इस डर से नहीं करते थे कि अगर फसल नहीं हुआ तो एक कर्ज का बोझ और उन पर आ जाएगा। दूसरी ओर देखें कि सरकार द्वारा वैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जबकि दूसरे राज्यों की क्या स्थिति थी कि वहाँ मशीनरी, आधुनिक तकनीक, खाद, बीज, सारी चीज़ें पर सरकार सहायता देती थी किसानों। अब एक आंकड़ा देखिए, इसी से समझ में आ जाएगा। 2003 में कुल आबादी का इन 2 राज्यों में के बिहार का मैं बिहार पर पहले आता है कि कुल आबादी का 33% परिवार ऐसा था जिनके पास भूमि नहीं था, मतलब वो भूमिहीन थे, और वहीं 15% ऐसे परिवार थे जिनके पास 1 एकड़ से भी कम भूमि थी। एक दूसरा कारण और था। दूसरा कारण ये था कि अन्य राज्यों में भूमि सुधार यानी चकबंदी का भी काम हुआ था, लेकिन बिहार में ये काम नहीं हुआ, जिसके चलते एक किसान के पास अगर 1 एकड़ भूमि है तो 10 भूखंडों में है और अलग अलग है, इसलिए उस पर ढंग से खेती नहीं हो पाती थी। ये भी एक कारण था कि खेती में जो लाभ होना चाहिए, जो उत्पादन होना चाहिए, वो नहीं हुआ था। अब ये किसान तो कर नहीं रहे थे, पट्टे पर दिए हुए थे और खुद शहरों में जाकर व्यवसाय कर रहे थे। जो देहात में थे, जो गांव में किसान जमींदार बसे हुए थे, वो भी क्या थे, तो कोई प्रधान था, कोई मुखिया था, कोई सरपंच था, मतलब वहाँ भी वो अपना दबदबा बनाए हुए थे और किसान वहाँ भी शोषण के शिकार हो रहे थे। तीसरी बात यह थी कि किसान अगर थोड़ा उत्पादन कर भी ले तो उसे बाजार उपलब्ध नहीं था, उसके अगल बगल में कृषि बाजार उपलब्ध नहीं था जहां वो अपने उत्पाद को बेचे, तो इसके लिए उसको शहर जाना पड़ता, और शहर जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता, जो यातायात का खर्च होता, वो वहन करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उनको उनके उत्पाद का भी बहुत कम हिस्सा हाथ में आता था। दूसरी ओर सरकार ने भी दर निर्धारण का कोई नियमावली बना के नहीं रखा था, जिसके चलते और भी स्थिति थी, और आज भी वही स्थिति है कि बिहार में कृषि बाजार उपलब्ध नहीं है। अब देखा जाए कि
ये स्थिति तब थी जबकि बिहार और यूपी के पास जो भूमि है वो भारत की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि में उसकी गिनती है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी इस दोनों राज्य से गुजरती है और गंगा का जो ये मैदानी इलाका है ये कृषि के लिए सबसे मुफीद, सबसे बेहतर माना जाता है। बिहार और यूपी में जो ये स्थिति बनी उसका एक और ये कारण था कि बिहार और यूपी के पास जो ज़मीन था उस पूरे ज़मीन का उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं हो रहा था, इन्हीं सब कारणों से। अब एक आंकड़ा देखें तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में जितनी ज़मीनें थी उनकी 85% भूमि पर कृषि कार्य होता था, जबकि यूपी में 60% और बिहार में तो मात्र 50% भूमि पर ही कृषि कार्य हो रहा था। और एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि बिहार में वो संयुक्त बिहार था जब झारखंड भी बिहार में हुआ करता था, और झारखंड जो था मतलब बिहार का वो हिस्सा जो था वो लौह अयस्क खनिज पदार्थों और अन्य खनिज पदार्थों से पूरा भरा पड़ा था, कई खदान थे यहाँ। तो ये उसकी आमदनी का एक बड़ा कारण हो सकता था, बड़ा कारक भी हो सकता था, लेकिन यहाँ भी सरकार ने एक बड़ी चूक कर दी और फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी एक बना दी। अब इस पॉलिसी में क्या था कि बाहर के जो व्यापारी थे जो यहाँ से लौह अयस्क या अन्य खनिज पदार्थ खरीद कर ले जाते थे, तो उनको स्वाभाविक है कि गुजरात से कोई आया और बिहार से लेके जा रहा है तो उस पर यातायात का खर्च था, सरकार ने उसे एक तरह से माफ़ कर दिया। और अब ये खर्च उन व्यापारियों को पॉकेट से या अपने पास से नहीं देना पड़ता था, ये सरकार ने मुफ्त कर दिया या माफ़ कर दिया। ऐसी स्थिति में उद्योग धंधे का जो एक बढ़ने की संभावना थी, इस पर सरकार की इस नीति ने अंकुश लगा दिया। हुआ क्या कि जब यहीं के दर पर उन्हें सारी चीज़ें उपलब्ध गुजरात या महाराष्ट्र या हरियाणा या अन्य प्रदेशों में हो जा रहा था, तो आखिर वो क्यों यहाँ आकर लगाते कल कारखाना? कल कारखाने नहीं लगे। अब एक आंकड़ा देखा जाए कि अन्य राज्यों में 16% जहाँ पूंजी निवेश हो रहा था, वहाँ बिहार और यूपी में मात्र 2% था। अब कल कारखाने नहीं लगे तो बेरोजगारी स्वाभाविक है कि बढ़ी, इसलिए बढ़ी कि रोजगार का सृजन नहीं हुआ, कृषि तो पहले से ही चौपट था। वैसी स्थिति में पलायन की जो समस्या है, जो अभी हमने कोविड-19 का जो ये स्थिति था, इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह प्रवासी मजदूर और बाहर जाने की बात और तमाम तरह की जो मुश्किलें थी, ये सब के सामने। इसी बीच झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो गया। बाद में 1991 में भारत सरकार ने इस एक्ट को वापस लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आंकड़ों से आश्चर्य होगा कि 2001 में भारत के बाकी राज्यों में खेती काम करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई थी। मतलब खेती में काम करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई थी। कल कारखाने, तमाम तरह के उद्योग धंधे खुल रहे थे और मजदूरों की संख्या जो है तो घट रही थी, जबकि यूपी और बिहार में मजदूरों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही थी। वहीं एक दूसरा मामला था कि राजनीति जो है वो जाति के नाम पर यहाँ पे शुरू हो गया। अब देखें कि 1991 से 2000 के बीच 8 सरकारें यूपी में बनी थी, और वहीं बिहार में 1961 से 1990 तक 20 सरकारें, अलग अलग 20 सरकारें बिहार में बनी, और कोई भी सरकार अपने पूरे टर्म को पूरा नहीं कर पाई। स्वाभाविक है कि अस्थायी सरकार थी तो विकास पे कभी उनका फोकस नहीं रहा, नीतियां सही ढंग से नहीं बन पाई, मतलब कि केवल कुर्सी पर बैठने तक का ही काम इन सरकारों ने किया। और केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं इन दोनों राज्यों को नज़रअंदाज करती रही। 1990 तक अगर हम कहें तो केंद्र सरकार द्वारा भी इन दोनों राज्यों को बहुत कम फंड दिया गया। यही कारण है कि विकास अवरुद्ध रहा। 2007 में, अभी एक आंकड़ा देखिए, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। 2007 में मुंबई में
773 लोगों पर एक पुलिसकर्मी हुआ करता था, जबकि इन दोनों राज्यों की क्या स्थिति थी? इन दोनों राज्यों में एक पुलिसकर्मी को 2372 लोगों के सुरक्षा का भार था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है विकसित राज्यों, धनी राज्यों में और बिहार यूपी की स्थिति में। मतलब हम यह कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने और भारत सरकार ने यूपी और बिहार को शुरू से नज़रअंदाज किया, और उसी का ये खामियाजा है कि बिहार और यूपी गरीब राज्यों में की श्रेणी में, गरीब राज्यों की श्रेणी में आज भी है। लेकिन एक अच्छी बात है कि विगत 2-3 दशकों से बिहार और यूपी निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है, विकास की गाड़ी चल निकली है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार और यूपी भी विकासशील और विकसित राज्यों के साथ, उनके साथ खड़ा होने की स्थिति में होगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई मुद्दे के साथ, किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।